गुड मॉर्निंग रमन जी एंड गुड मॉर्निंग रतन जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग। रमन जी लिख रहे हैं कि सर मेरे में पता नहीं क्यों यह ऐप 5 मिनट तक चलता है, इसके बाद अपने ऐप होम पेज पे आ जाता है। क्या चीज़? हाँ रमन जी सुनिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि एक बार डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल कीजिए तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हो गया? तो रमन जी फिर क्या लिख रहे हैं कि सर इसके चलते मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। रमन जी सॉल्व हो जाएगा, ये एक्सपर्ट बता रहे हैं, इनको नॉलेज है। तो एक बार आप डिलीट कर दीजिए, फिर उसको लोड कराइए, और फिर कोई प्रॉब्लम आता है रमन जी तो एक बार अपना कमेंट दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, हमारे यहाँ एक्सपर्ट हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रोहित जी का भी मैं कमेंट देख लूँ। गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया है रोहित जी, आप सभी का प्यार है, अच्छे हैं। और सौरभ जी गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सभी का। जो भी प्रॉब्लम हो हमारे यहाँ एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं किस प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, डिलीट करके रमन जी किए हैं, कैसे होगा ये? हैं? आप रमन जी ऐसा कीजिए, इंक्वायरी का जो नंबर है तो 10 बजे के बाद आप उस पर फोन कीजिएगा और संभव है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 10 बजे के बाद आप फोन कर लीजिएगा, वो लोग सॉल्व कर देंगे। चले हम लोग टॉपिक पर। अच्छा, सुजीत जी का कहना है गुड मॉर्निंग सर, टुडे इज माय फर्स्ट लाइव क्लास। ठीक है, एंजॉय कीजिए सुजीत जी, पूरे मन से पढ़िए। आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो मेरे ख्याल से अब किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, और पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे जुडिशरी न्यायपालिका। तो जुडिशरी न्यायपालिका से संबंधित सभी हम लोग बातें कर चुके हैं, बिल्कुल लोअर कोर्ट तक की हम लोग बातें कर चुके हैं, सभी बातें हो गई। आज हम लोग जुडिशरी के बाद डिस्कस करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध। तो इस प्रकार से आज हम लोग बातें करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध। आइए देखा जाए, ये होगा इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी के प्रोविजन दिए गए हैं, सबसे पहले हम क्लासिफाई करना चाहेंगे, वर्गीकृत करना चाहेंगे, ताकि आप सभी स्टूडेंट बहुत इजीली, आसानी से उसको समझ सकें। और क्लासिफाई करने के बाद, वर्गीकृत बंटवारा करने के बाद सेपरेट एक एक के विषय में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखा जाए, ये इमरजेंसी प्रोविजन की जो व्यवस्था है, इसमें फर्स्ट इमरजेंसी होता है नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी। और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आर्टिकल होता है, आर्टिकल इनके लिए होता है 352, ये नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल। और नेक्स्ट होता है प्रेसिडेंट रूल।
ये सेकंड है प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन। और प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन के आर्टिकल है, इसका आर्टिकल 356। और नेक्स्ट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी, और इसके लिए आर्टिकल है 360। तो ये 3 टाइप्स की इमरजेंसी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक क्रम से हम लोग बातें करेंगे इन सभी इमरजेंसी के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे फर्स्ट इमरजेंसी, आपके सामने है नेशनल इमरजेंसी। तो इन इमरजेंसी से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ सीजीएल एसएससी के द्वारा, इसी प्रकार से देखा जाए सीपीओ, इसी प्रकार से देखा जाए सीएपीएफ, सीडीएस, स्टेट पीसीएस जो भी एग्जाम है, या आईएएस जो भी एग्जाम है, यहाँ से अनेक बार क्वेश्चन हुए हैं। यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो पीटी का एग्जाम कोई हो, या मेंस का एग्जाम हो, या इंटरव्यू का एग्जाम हो, हर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। यानी भारत की व्यवस्था देखा जाए, भारतीय संविधान की व्यवस्था पर हम लोग विचार करें तो ये कहा जाएगा कि हमारी व्यवस्था एक तरफ देखने को मिलता है संघीय। संघीय इस प्रकार से है क्योंकि राज्यों को भी बहुत सारी शक्तियां दी गई, और इस तरह से राज्य अनेक मामलों में स्वतंत्र होकर के अपने काम करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, आप देखते होंगे सेंटर में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है और राज्य में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट, और दोनों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही। यह भी इस बात का पहचान है हमारे फेडरेशन होने का, अथॉरिटी का डिवीजन दोनों चल रहा, व्यवस्था चल रहा। अथॉरिटी का डिवीजन भी इस ढंग से किया गया। लेकिन मैंने आपको सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ाते वक्त भी बताया था कि हमारे कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली फेडरेशन नहीं है। हमारे यहाँ अथॉरिटी का डिवीजन, सत्ता का बंटवारा जो किया गया है, उसके बावजूद भी स्ट्रांग बनाया गया है सेंटर को। यानी बहुत सारे ऐसे व्यवस्था दिए गए हैं जो स्टेट के मैटर पर सेंटर लॉ मेकिंग कर लेते हैं। राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना लेती है। यानी हमारे देश के संविधान की जो व्यवस्था दी गई है उसमें कंप्लीट फेडरेशन नहीं है। उसमें जो व्यवस्था दिया गया है वो इस प्रकार का व्यवस्था है, फेडरेशन तो है बट फाइनली देखा जाए तो राज्यों पर कंट्रोल सेंटर को, यानी सेंटर को ज्यादा पावर दिए गए। इसलिए यहां पर यह कहा जाएगा कि एक तरफ फेडरेशन, दूसरे तरफ यूनिटरी एकात्मक व्यवस्था भी है। यानी एकात्मक व्यवस्था का यह सबूत सामने है इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगाए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया या पर्टिकुलर स्टेट कहीं भी लगाया जाए तो कंट्रोल इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसका? सेंटर का। तो केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण बहुत ज्यादा होता है, और उस परिस्थिति में इमरजेंसी के हालात में, इमरजेंसी के कंडीशन में ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ राज्यों को कोई शक्ति ही नहीं है। पूरे देश में, ऑल ओवर इंडिया, पूरी कंट्री में कंट्रोल सेंटर का। तो इस तरह के हालात कब दिखते हैं? इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी में देखा जाए तो इमरजेंसी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया पर अपनी कंट्रोल कायम कर लेती है। इसलिए इमरजेंसी के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत का संविधान यूनिटरी है। तो एक तरफ हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फेडरेशन भी दिखता है, और दूसरी तरफ जब इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं तो दिखता है कंप्लीटली यूनिटरी, पूरी तरह से एकात्मक है। अर्थात हमारे देश का संविधान जो बना है वो कंप्लीटली फेडरेशन भी नहीं है और कंप्लीटली यूनिटरी भी नहीं है। हमारी जो व्यवस्था है कंप्लीट फेडरेशन नहीं, क्वासी फेडरल है, अर्ध परिसंघीय है। यानी परिस्थितियां ऐसी भी है जो फेडरल दिखता है, और परिस्थितियां ऐसी भी है जो सेंटर का जबरदस्त कंट्रोल होता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनी है, कैसे कैसे इमरजेंसी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों पर या ऑल ओवर इंडिया पर कंट्रोल करती है,
इस पर हम लोग बातें करेंगे। अच्छा, इमरान का क्वेश्चन अभी आते ही आ गया। इमरान का क्वेश्चन है सर सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और सिंपल प्रेजेंट वोटिंग। अच्छा समझिए इमरान, ये जो लास्ट में लिखा है बहुत ही कंफ्यूज है आप, या जहां पढ़े हैं वो राइटर भी कंफ्यूज होगा, तो आपको सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। लेकिन प्रयास से आप लोग कीजिए लास्ट में क्वेश्चन रखने का, क्योंकि इससे जो इमरजेंसी पढ़े हैं सारे नुकसान कितने का होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल मेजॉरिटी होता है हाउस में प्रेजेंट मेंबर का हाफ प्लस वन। कोई भी हाउस हो, लोकसभा या राज्यसभा, प्रेजेंट जो मेंबर हैं उनके उपस्थित जो सदस्य हैं, उपस्थित सदस्यों का आधा प्लस वन। आपको एग्जांपल दे रहा हूं इमरान, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए लोकसभा है और लोकसभा में किसी दिन 100 मेंबर प्रेजेंट है, तो 100 का हाफ प्लस वन समझ गए 51 या मोर देन दिस, ये है सिंपल मेजॉरिटी। बट इमरान ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से लगता है 10-12 बार मैं बता चुका हूं, तो मुझे लगता है आप लोग दूसरे को बताया जाता है तो दूसरा स्टूडेंट इग्नोर करता है, वो नहीं ध्यान देता है। तो प्लीज किसी का भी क्वेश्चन हो आप ध्यान दें। 2-3 बार मैंने बताया था इसके पहले भी जब पार्लियामेंट पढ़ा रहे थे, तो प्लीज ध्यान देंगे सभी लोग। सिंपल मेजॉरिटी है प्रेजेंट का हाफ प्लस वन। मैंने एग्जांपल दिया, अगर किसी दिन लोकसभा में 100 मेंबर प्रेजेंट हैं तो 100 का हाफ यानी 50 प्लस वन 51 या इनसे ज्यादा हो, ये सिंपल मेजॉरिटी है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का हाफ प्लस वन। मान लीजिए लोकसभा है तो लोकसभा में 545 मेंबर है, 545 टोटल, तो टोटल में 2 का डिवीजन देंगे, 545 अपॉन 2 प्लस 1, ये है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसी को हिंदी में कहते हैं पूर्ण बहुमत। आप देखे होंगे अभी इमरान जल्दी लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो लोकसभा के चुनाव में भी उसी पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री के योग्य माना गया है जो मेजॉरिटी बहुमत में हो। बहुमत से मतलब है हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का आधा प्लस वन, समझ गए? तो ये है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब आपने जो लिखा है सिंपल प्रेजेंट, ये बहुत टेंशन उलझे हुए हैं, जहां भी पढ़े हैं खाउच माउच आपके दिमाग में बना है, इन सबको मैं दूर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। स्पेशल मेजॉरिटी, अगली मेजॉरिटी जो खाउच माउच आप लिख रहे हैं उनको समझिए, उसका नाम है स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। इसमें 2 रिक्वायरमेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट, हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का हाफ प्लस वन यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और सेकंड प्रेजेंट का 2/3। ये दोनों रिक्वायरमेंट, दोनों जरूरतें फुलफिल होती हैं तो इसी को कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। अब समझ गए होंगे इमरान? इमरान अगर किसी भी तरह से दिक्कत हो तो अपनी रिएक्शन जल्दी दीजिएगा। अगर समझ गए हो तो यस, नहीं समझे हो तो क्या समझने में दिक्कत है आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। और इसी के बाद हम लोग आगे चलें। अब तो किसी का प्रॉब्लम नहीं है, इमरान अपनी रिएक्शन प्रतिक्रिया जल्दी दीजिएगा। समझे हैं या नहीं? अगर समझे हो तो यस, जल्दी अपनी रिएक्शन इमरान, जल्दी बोलिए। चलिए, तब तक वो अपनी बातें लिख रहे होंगे शायद कमेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बातें करेंगे नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहले 3 इमरजेंसी है, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। आइए देखा जाए राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी में किस तरह का प्रोविजन है, ये इमरजेंसी कैसे अनाउंस होता है, इंप्लीमेंट कैसे होता है, और फिर इनके इंप्लीमेंट होने पर, लागू हो जाने पर हमारे कंट्री सोसाइटी पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए एक क्रम में सबसे पहले बातें करते हैं, ये है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल हम लोग डिस्कस करेंगे। नेशनल इमरजेंसी, इमरान अपने रिएक्शन नहीं दिए आप,
तो हम क्या समझेंगे? फिर इस तरह से तो कोई बात ही नहीं हुआ। जो भी क्वेश्चन समझाया जा, आपका रिएक्शन कमेंट आना चाहिए, समझे या नहीं समझे, प्लीज ये आदत में आप लोग रखें। तो इमरान, अपना रिएक्शन आपने नहीं दिया, समझे या नहीं, यस या नो, और समझे तो नहीं, समझे तो क्या नहीं समझे, कुछ भी रिएक्शन आपका नहीं आया तो इसका मतलब आप क्वेश्चन पूछें, हम जवाब न दें जब रिएक्शन नहीं आना। तो सबका कुछ न कुछ विचार आ रहे हैं, लेकिन इमरान का रिएक्शन अभी नहीं आया। तो भाई देखिए, इमरान जैसे लोग, इसका मतलब ये टाइम पास ही करते हैं क्या भाई? क्योंकि हमारा समय भी नुकसान हो जवाब देने पर, और आप रिएक्शन भी ना दें कि समझ आया या नहीं, तो ये तो बड़ी गलत बात है। फिर इस तरह के लोगों का मैं ध्यान रखूंगा, बस सीधे नॉन स्टॉप में पढ़ाता चलूंगा, जवाब नहीं दूंगा। क्या मतलब है? आप अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे, कमेंट भी नहीं कर रहे। आ जाइए, बोलिए इमरान, कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। 2 बार कमेंट किया, क्या किए मैं देख तो लूं, समझ में आया कि नहीं इमरान, जल्दी ये बताइए। अरे भाई, 2 बार कमेंट क्या किए मैंने नहीं देखा, शायद राइटिंग करने में होगा। जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं, क्या दिक्कत है, ना समझ में आया उसको बताइए। इमरान फिर से समझिए, आप सोए रहते हैं इमरान साहब। मैं बार बार बोल रहा हूं, स्पेशल मेजॉरिटी में 2 रिक्वायरमेंट है। ए नंबर फर्स्ट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, और ये होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अभी बताए हैं, बोलिए इमरान, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से मतलब क्या, अगर समझे हो तो अभी बताए हैं, जल्दी बोलिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से मीनिंग क्या समझे हैं, जल्दी कमेंट कीजिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से मीनिंग क्या समझे हैं, जल्दी कमेंट कीजिए। इमरान, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का क्या समझे हैं मतलब? नहीं, अभी तक आपका विचार नहीं आया। इमरान जल्दी दीजिए अपना विचार, एब्सोल्यूट से मीनिंग क्या है? नहीं, अरे इमरान कहां सोए रहते हो बेटा, ये तो बिल्कुल गधा होगा वो भी समझ जाएगा मैं क्लियर कितना बता रहा हूं। एब्सोल्यूट मैंने बताया हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का हाफ प्लस 1, और मैंने एग्जांपल भी दिया कि जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसी पार्टी के लीडर को मंत्री का माउटल का, ये, और दोनों मिलकर के बनता है एब्सोल्यूट में एज स्पेशल मेजॉरिटी। ये हो गया स्पेशल मेजॉरिटी, यानी ये है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत में इमरान ध्यान देना, दोनों बातें होंगी, एक तो टोटल का हाफ प्लस 1 और प्रेजेंट का 2/3। तो ये दोनों बातें जब मिलेंगी, दोनों मेजॉरिटी मिलेगा, उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, उसी को कहेंगे स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। अब बोलो इमरान, कोई दिक्कत हो तो, समझने में कोई दिक्कत हो या समझ गए हो, जो भी हो अपना जल्दी कमेंट लिखो, क्योंकि ये बातें 8-10 बार बता चुके हैं। तो जल्दी अपनी कमेंट लिखो, समझ गए या नहीं, बोलो बेटा इमरान। वेरी गुड, चलिए इमरान को भी क्लियर हो गया, मुझे खुशी इसी बात का है, जब आपका डाउट क्लियर होता है तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन होता है। इमरान आप क्लियर हो गए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये टॉपिक नेशनल इमरजेंसी पर हम लोग बातें करें। आइए चला जाए, ये है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी जो अनाउंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करें इसका ग्राउंड क्या है। सबसे पहले इसका ग्राउंड क्या होता है?
थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं तो फिर दोबारा बोल देंगे शुरू करने का। थैंक यू मुकेश जी, विकास जी, गुड मॉर्निंग। दयानंद जी अभी बस सुधर जाएगा, चिंता न कीजिए। हो गया, आइए ठीक हो गया। तो हम लोग बातें करते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो होता है, ये इसके कुछ ग्राउंड होते हैं, कुछ निश्चित आधार होता है। हर इमरजेंसी के निश्चित ग्राउंड होते हैं, और ग्राउंड इस प्रकार से नेशनल इमरजेंसी लगाने का, अनाउंस करने का ग्राउंड क्या है। नंबर फर्स्ट होता है, ये होता है एक्सटर्नल एग्रेशन। तो फर्स्ट होता है, ये है एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण ये नेशनल इमरजेंसी का फर्स्ट ग्राउंड है, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण। और नेक्स्ट ग्राउंड होता है, ये होता है वार, यानी युद्ध, ये। और नेक्स्ट होता है आर्म्ड रिबेलियन। हिंदी होगा सशस्त्र विद्रोह। ये क्या हुआ? अब बच्चों सभी लोग रिफ्रेश कर लीजिए, तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। विकास, अब तो आपका क्लास चल रहा होगा, सभी लोग रिफ्रेश कर लें। हो गया, चलिए अब तो हो गया। आइए, तो इस प्रकार से नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड है प्रेजेंट टाइम। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो ये थर्ड ग्राउंड जो मैंने दिया, आर्म रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, ये नहीं था। आइए देखा जाए फर्स्ट ग्राउंड का मीनिंग क्या है, फिर हम सेकेंड ग्राउंड की बात करेंगे और थर्ड ग्राउंड का बात करेंगे। यानी फर्स्ट ग्राउंड का मीनिंग है एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण जो है। मान लीजिए कभी भी इंडिया गवर्नमेंट को डाउट है कि कोई भी कंट्री की आर्मी, सेना अटैक करने वाली, भारत सरकार को डाउट हुआ कि दुश्मन अटैक करने वाला है, आक्रमण करने वाला, संदेह है, डाउट है, और इस बेसिस पर इंडिया गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाने वाली है, तो बस इस ग्राउंड को कहेंगे एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण। क्लियर? और वार से मतलब क्या है, मान लीजिए दुश्मन की सेना अटैक कर दी है और लड़ाई हो रही है, तो भारत से दुश्मन के किसी सेना से लड़ाई हो रही है, तो इसको कहेंगे वार। यानी इसमें डाउट नहीं है कि दुश्मन अटैक करेगा, लड़ाई चल रही है, कोई डाउट नहीं है, प्रत्यक्ष लड़ाई हो रही है, तो इसको कहा जाएगा वार। फर्स्ट और सेकंड में अंतर समझ गए। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब है जो भारत सरकार को कभी डाउट है कि बस दुश्मन अटैक करने वाला है, और इस डाउट के बेसिस पर अगर इमरजेंसी लगाया गया, तो इस इमरजेंसी का ग्राउंड कहा जाएगा एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य। हो गया, चलिए अब बच्चों सही हो गया होगा।
ये पूछ रहे हैं रिफ्रेश का ऑप्शन कहां पर है, थोड़ा बता दीजिए। तो सब रुक रहा है, बोल रहे हैं स्टॉप हो गया। हो गया। चलिए दीपक जी थैंक यू, अब तो चलने लगा, इमरान चलने लगा। तो आइए हम सभी लोग अब हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ आप लोगों को, सॉरी इसके लिए। आइए, तो नेट की गड़बड़ी से बच्चों ये दिक्कत हुआ था और मेरे ख्याल से अब संभल गया। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा, अब चलने लगा। आइए, तो मैंने बताया जो ये 3 ग्राउंड दिए हैं, इसमें लास्ट में ग्राउंड देख रहे हैं आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, जो नेशनल इमरजेंसी लगाने का ग्राउंड है। तो इस प्रकार से नेशनल इमरजेंसी लगाने का जो आर्म्ड रिबेलियन ग्राउंड है, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। आपके कंट्री में यहां पर ग्राउंड हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो आर्म्ड रिबेलियन के जगह ग्राउंड था, ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको हिंदी में कहा जाएगा आंतरिक अशांति। ये था ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में। और आर्म्ड रिबेलियन वर्ड कैसे जोड़ा गया समझिएगा। आपकी कंट्री में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगाई। कब की बात है? 1975। तो 1975 में इंदिरा जी की सरकार ने इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगाई। और इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी जो लगाई, बस लोगों पर बहुत अत्याचार किया। इस प्रकार से फिर क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति में कुछ समय बीतने के बाद इंडिया कंट्री में इलेक्शन हुआ। तो 1977 में जब इलेक्शन हुआ, जनता पूरी तरह से आक्रोश में थी और एंटी कांग्रेस मोड बन गई। इस तरह से कांग्रेस जबरदस्त पराजित हुई और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आपके कंट्री में आ गई। उस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। तो जनता पार्टी छोटे छोटे पार्टी को लेकर बनी थी और सरकार उसकी बन गई। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, पहली गैर कांग्रेसी सरकार आपके देश भारत में आ गई और उस सरकार के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने माना कि एक छोटे से फैमिली में जहां 4-6 लोग हैं, ऑलवेज वहां पर संभव शांति नहीं। तो एक छोटा सा परिवार है, हमेशा वहां पर शांति संभव नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री में, इंडिया जैसे फैमिली में कहां संभव है कि ये शांति हो जाए? नहीं संभव है। अशांति तो कभी न कभी आ सकती है। अच्छा, ये क्या लिख रहे हैं? रिफ्रेश के ऑप्शन नहीं होता सर, आपसे होम क्या रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं होता है? तो आप कर दीजिए उस पर कुछ। अच्छा, आप ये डालें। तो इस प्रकार से 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया और यह अमेंडमेंट था 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ था और बाय दिस अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने एक न्यू वर्ड एडिट कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन, और इंटरनल डिस्टर्बेंस के जगह ये वर्ड जोड़ा गया। तो इनकी जगह वर्ड जोड़ा गया आर्म्ड रिबेलियन, इस वर्ड को हटा दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड किस अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया? आपका जवाब होगा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978।
ठीक है। आपसे अगर पूछा गया कि आर्म्ड रिबेलियन वर्ड बाय विच अमेंडमेंट एडेड हुआ, आपका जवाब होगा 44th अमेंडमेंट एक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्म्ड रिबेलियन वर्ड कब एडेड हुआ, कब जोड़ा गया, आपका जवाब होगा 1978। किसके शासनकाल में इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड हटाकर आर्म्ड रिबेलियन वर्ड जोड़ा गया, तो 4 प्रधानमंत्री का नाम देगा, आपका सही जवाब होगा, और ये जवाब होगा मोरारजी देसाई। शासनकाल में ये जोड़ा गया। चाय पीना ही भूल गए। तो इस प्रकार से ये जोड़ा गया था। अब आइए हम लोग बातें करेंगे नेशनल इमरजेंसी लगाने के जो प्रोसीजर है उस पर बातें करेंगे, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर, प्रोसीजर पर हम लोग बातें करते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के प्रोसीजर इस प्रकार से दिए गए हैं। ये प्रोसीजर इस प्रकार से, देखिए सबसे पहले तो व्यवस्था है पीएम एंड कैबिनेट। पीएम एंड कैबिनेट मिल करके रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए इस प्रकार से व्यवस्था है पीएम एंड कैबिनेट। तो पीएम एंड कैबिनेट मिलकर के रिकमेंड करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिल करके रिकमेंड करते, ये मिल करके रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड करते हैं यानी आप कहिए अनुशंसा करते हैं या सिफारिश करते हैं। तो पीएम एंड कैबिनेट प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर के रिकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं। और ये अपना रिकमेंडेशन किसको करते हैं, ये अपना रिकमेंडेशन करते हैं राष्ट्रपति को। तो ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं। तो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर, जब प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिए, अब प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं। तो प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं यानी हिंदी के लोग राष्ट्रपति घोषित करते हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर के, इस बोर्ड में बड़ी दिक्कतें होती है, पीएम एंड कैबिनेट मिलकर के रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को, और फिर रिकमेंडेशन के आफ्टर रिकमेंड करेंगे यानी हिंदी में कहेंगे अनुशंसा या सिफारिश करेंगे। आफ्टर दिस राष्ट्रपति अब अनाउंस करेंगे। तो राष्ट्रपति अनाउंस करते हैं यानी हिंदी में आप कहेंगे राष्ट्रपति घोषित करते हैं। तो राष्ट्रपति घोषणा कर देंगे, घोषित कर देंगे। जिस डेट को राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी को अनाउंस करते हैं, आफ्टर अनाउंसमेंट नेशनल इमरजेंसी हो गया कितने समय के लिए, 1 महीने के लिए, सॉरी ये हो गया 1 महीने के लिए। तो राष्ट्रपति जिस डेट को अनाउंस करते हैं, आफ्टर अनाउंसमेंट ये हो जाता है 1 महीने के लिए। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या दिक्कत है? तो ये घोषित करते हैं, घोषणा करते हैं। जब घोषणा करते हैं तो आफ्टर अनाउंसमेंट हो गया 1 महीने के लिए। तो ये हो जाता है 1 महीने के लिए। विद इन 1 मंथ ये पास होना चाहिए, विद इन 1 मंथ ये पास होना चाहिए। कितने समय के, 1 महीने के अंतर्गत 30 दिन के अंदर ये पास होना चाहिए। किस बहुमत से पास होना चाहिए, अब इनकी बातें हम लोग करेंगे। तो ये पास होना चाहिए पास्ड बाई
passed by special majority of the parliament. पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा 1 महीने के अंतर्गत 30 दिन के अंतर्गत पास होना चाहिए। अगर 1 महीने के अंतर्गत 30 दिन के अंतर्गत पास हो गया विशेष बहुमत से, तो ये इमरजेंसी अब हो जाएगा 1 महीने के बाद हो जाएगा। कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। 1 महीने के बाद हो गया 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंतर्गत फिर कभी पास हो गया इसी बहुमत से, तो अगले 6 महीने के लिए हो गया। यानी नेशनल इमरजेंसी बढ़ाया जाता है 6 महीना करके, बट मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है अब ये देखा जाए। तो नेशनल इमरजेंसी अगर पूछा गया मैक्सिमम कितनी बढ़ाई जा सकती है, तो आप लोग बताइए क्या जवाब होगा। अब बताइए नेशनल इमरजेंसी 6 महीना करके मैक्सिमम कितनी बढ़ाई जा सकती है। आप सभी स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन है, आप बताइए कि 6 मंथ करके नेशनल इमरजेंसी मैक्सिमम कितनी बढ़ाई जा सकती है, बोलिएगा। संजय कुमार, इमरान, जो भी स्टूडेंट हैं जल्दी बोलिए। 6 महीना करके नेशनल इमरजेंसी मैक्सिमम कितनी बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीना करके अधिकतम कितना? ठीक है, इमरान लिखे हैं 3 years, निशांत लिखे हैं नो लिमिट, रमन इंडेफिनिट, कितनी भी 1 year के लिए। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि कुछ स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, तो ये सही जवाब होगा इनडिफिनिट, यानी कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड। बस हर बार ये मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। जैसे बढ़ाने के लिए मैंने अभी आप लोगों से बोला कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, तो ये स्पेशल मेजॉरिटी हर बार मिलना चाहिए। अगर स्पेशल मेजॉरिटी फर्स्ट टाइम ही नहीं मिल पाया, तो विद इन 1 month नहीं मिल पाया, तो 1 month के लास्ट डे यानी 30वें दिन ये इमरजेंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। 1 महीने के 30वें दिन ये इमरजेंसी अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार से मिल गया मेजॉरिटी 1 महीने के अंतर्गत कभी भी, तो 1 महीने तक तो रहना ही है। 1 महीने के अंतर्गत इस बहुमत से पास हो गया, तो 1 महीने के बाद अब ये इमरजेंसी होगा 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंतर्गत कभी भी बाय दिस मेजॉरिटी, यानी इसी बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया, तो 6 महीने के अंतर्गत पास हो गया, तो 6 महीने के बाद अगले 6 महीने के लिए हो गया। फिर अगले 6 महीने में यही प्रोसेस विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। अगर विशेष बहुमत से फिर पास हो गया, तो अब यह हो गया अगले 6 महीने के लिए। यानी 6 महीना करके नेशनल इमरजेंसी बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया जवाब, काफी लोगों ने सही जवाब दिया, और आपका जवाब होगा इंडेफिनिट, अनलिमिटेड और सीमित, कोई लिमिटेशन नहीं है, बट हर बार मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए। अच्छा इमरान सर, मैंने बुक में पढ़ा था इमरजेंसी मिनिमम 6 महीना मैक्सिमम 3 years। इमरान आज इस डाउट को धोल लीजिएगा। दरअसल प्रेसिडेंट रूल के लिए व्यवस्था है, राष्ट्रपति शासन के लिए मैक्सिमम 3 years। मैं नेशनल इमरजेंसी पढ़ा रहा हूं, तो आप जिस बुक में पढ़े हैं उसमें फिर से पढ़िएगा, आपको यही जवाब मिला। जो भी पढ़े हैं आप यहां कंफ्यूज हैं, और राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल के लिए लिखा होगा 3 years। मैं नेशनल इमरजेंसी पढ़ा रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए, वीडियो फिर रुक रहा है, तो इस प्रकार से देखा जाए ये है प्रोसीजर। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, आप सभी स्टूडेंट से ये मैं कहना चाहूंगा, एक बार सभी लोग ध्यान देंगे। नंबर फर्स्ट, जब नेशनल इमरजेंसी लाना होता है तो ग्राउंड देखा जाएगा, आधार किस आधार पर, ये आधार क्लियर है। नंबर फर्स्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण। नंबर सेकेंड वार, युद्ध चल रहा हो। और नंबर थर्ड आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। ये 3 ग्राउंड है, इन्हीं तीनों ग्राउंड पर ये किया जाता है। अब आइए हम लोग बातें नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बातें ये करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी जो लाने की व्यवस्था, अगर इन तीनों में से कोई भी एक ग्राउंड हो, तो पीएम एंड कैबिनेट, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिलकर के रिकमेंड करेंगे। किसको रिकमेंड करेंगे? राष्ट्रपति को।
और रिकमेंड कर दिए तो राष्ट्रपति अब अनाउंस करेंगे, और राष्ट्रपति जब अनाउंस कर दिए तो आफ्टर अनाउंसमेंट ये इमरजेंसी हो गया कितने समय के लिए, 1 महीने के लिए। और 1 महीने के अंतर्गत कभी भी पास हो गया बाई स्पेशल मेजॉरिटी तो इस प्रकार से अब यह हो जाएगा अगले 6 महीने फिर 6 महीने के अंतर्गत पास हो गया तो अगले 6 महीने के लिए, यानी 6-6 महीना करके अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह है प्रोसीजर नेशनल इमरजेंसी बढ़ाने का, नेशनल इमरजेंसी पास करने का। आपने सही देखा। तो इस प्रकार के हरिहत नाथ सिंह ने लिखा है कि सर नेशनल इमरजेंसी विड्रॉल के लिए भी कोई मेजॉरिटी हो, मैं अभी पढ़ाऊंगा, चिंता मत लीजिए। तो हरिहर जी अभी इंप्लीमेंट का देखिए, फिर उसके बाद से नेशनल इमरजेंसी समाप्त करना हो उसके लिए भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो ये था आपने प्रोसीजर। मैं इसके बाद अब बताने चल रहा हूं, अगर नेशनल इमरजेंसी को वापस लेनी है, डिजॉल्व समाप्त करनी है तो क्या होगा, समझेंगे। नेशनल इमरजेंसी जो समाप्त करने की व्यवस्था है, इनके लिए पावर सिर्फ लोकसभा को दिया गया है, राज्यसभा को नहीं। सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा को इसमें पावर नहीं। देखिए इमरजेंसी इंप्लीमेंट करने, लागू करने के लिए दोनों हाउसेज के द्वारा पास होना चाहिए, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को। बट इमरजेंसी को समाप्त करना है, नेशनल इमरजेंसी को, तो इसमें दोनों को पावर, लोकसभा राज्यसभा दोनों को नहीं है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ ऑथराइज किया है किसको, लोकसभा को। सिर्फ ये पावर लोकसभा को है, राज्यसभा को पावर नहीं। समझेंगे। जब इमरजेंसी समाप्त करना होगा तो इसके लिए व्यवस्था है कि इसके लिए लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 110 मेंबर, टोटल स्ट्रेंथ का 110 मेंबर। तो लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का, लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 110 मेंबर, टोटल का 1/10 सदस्य। तो टोटल का 1/10 मेंबर, 1/10 सदस्य इस बात की रिपोर्ट सूचना देते हैं। तो टोटल का 1/10 इस बात का रिपोर्ट देते हैं, इस बात की सूचना देते हैं। कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 मेंबर, और ये मैं किसका बोल रहा हूं, लोकसभा के। तो लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 मेंबर्स इस बात का रिपोर्ट सूचना देते हैं। और ये रिपोर्ट, ये सूचना किसको देंगे, ये रिपोर्ट अगर लोकसभा का सेशन चल रहा है तो सूचना ये देंगे स्पीकर को। अगर सेशन नहीं चल रहा है पार्लियामेंट का तो ये सूचना देंगे प्रेसिडेंट। और इस तरह से 14 दिन पहले जब ये लाना चाहते हैं प्रस्ताव, तो 14 दिन पहले, 14 डेज बिफोर, ये 14 दिन पहले इस बात की सूचना देंगे। तो 14 डेज, 14 दिन पहले इस बात की सूचना ये देंगे। और कितने मेंबर, 1/10। तो इस प्रकार से ये 14 दिन पहले जब सूचना देंगे, तो अगर सेशन चल रहा है तो सूचना मैंने बताया देंगे लोकसभा के स्पीकर को, और अगर सेशन नहीं चल रहा है तो इतने मेंबर सूचना देंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। फिर क्या होगा, इसमें आपातकालीन बैठक, इमरजेंसी सिटिंग कॉल की जाती है लोकसभा की। और इमरजेंसी जो लोकसभा की सिटिंग कॉल होगी, उसी सिटिंग में अब डिस्कस होगा। और डिस्कस होने के बाद बाई सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से अगर पास हो गया तो उसी के साथ नेशनल इमरजेंसी समाप्त। तो आप समझिएगा, एक तो नेशनल इमरजेंसी समाप्त करने के लिए दोनों हाउसेस की रोल, दोनों सदनों की भूमिका नहीं है, सिर्फ एक हाउस का रोल है, एक सदन की भूमिका है, वह है लोअर हाउस, रिस्पॉन्सिबल हाउस या लोकसभा। राज्यसभा को पावर नहीं है। और आगे डिफरेंस क्या है, इमरजेंसी को लागू करने के लिए विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं इमरजेंसी समाप्त करने के लिए जो व्यवस्था दी गई है वो व्यवस्था क्या है, सिंपल मेजॉरिटी, यानी प्रेजेंट मेंबर का ½ + 1, इतने छोटे बहुमत से। अब अगर मान लीजिए एसएसपी इंटरव्यू दे रहे हैं, कमीशन आपसे पूछा कि इमरजेंसी हटाने का पावर दोनों हाउसेस को क्यों नहीं है, सिर्फ लोकसभा को क्यों, आप जवाब दीजिएगा। चूंकि इंडिया गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, नॉट टू राज्यसभा, यानी भारत की सरकार उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। और यह डिसीजन इमरजेंसी लाने का भारत सरकार का डिसीजन है, भारत सरकार का निर्णय है,
इसलिए वापस लेने का जो पावर शक्ति है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर इसी कारण से ये शक्ति ये पावर सिर्फ लोकसभा को दिए, ये राज्यसभा को देना उचित नहीं समझे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया, चूंकि सरकार उत्तरदायी लोकसभा के प्रति है, गवर्नमेंट हमारी सेंटर की लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, इस कारण से ये सरकार का डिसीजन है, इसलिए ये डिसीजन पुनः वापस लेने यानी लौटा लेने समाप्त करने का पावर भी सिर्फ लोकसभा राज्यसभा को नहीं। दयानंद जी का विचार में देख लो, 1 माह की घोषणा होता है सिर्फ या फिर लागू भी हो जाता है। देखिए 1 माह का जो घोषणा हुआ इमरजेंसी दयानंद जी, वो लागू हो गया, इमरजेंसी प्रभाव में हो गया, बट 1 महीने के अंतर्गत दोनों हाउस से विशेष बहुमत से नहीं पास हुआ तो 1 महीने के लास्ट डे ऑटोमेटिकली इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी। मैंने बताया 1 महीने के अंतर्गत विशेष बहुमत से पास हो गया तो बस दयानंद जी 1 महीने के बाद अब होगा 6 महीने के लिए, यानी अनाउंस हुआ तो 1 महीने के लिए हो गया, 1 महीने के मतलब होने का मतलब लागू हो गया, अब समझ गए। और 1 महीने के अंतर्गत विशेष बहुमत से पास हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया तो 1 महीने के बाद होगा 6 महीने, बट 1 महीने के अंतर्गत नहीं पास हुआ तो 1 महीने का लास्ट डे ऑटोमेटिकली इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी। क्लियर। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट, ये इमरजेंसी लागू कैसे होता है, समाप्त कैसे होता है, ये दोनों बातें हम लोगों ने देख लिया। हम अब बताना चाहेंगे नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे इंडिया कंट्री, इंडियन सोसाइटी पर इसका इफेक्ट, प्रभाव क्या पड़ता है। आइए देखा जाए नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट इस प्रकार से। तो नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट हम लोग देखते हैं। यानी प्रभाव। नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट होने का इफेक्ट नंबर फर्स्ट ये होता है, इफेक्ट फर्स्ट एक्जीक्यूटिव इफेक्ट। कार्यकारी प्रभाव। एक्जीक्यूटिव इफेक्ट, कार्यकारी प्रभाव। देखिए जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ऐसे परिस्थिति में स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो सस्पेंड हो जाती है, यानी राज्य की कार्यपालिका निलंबित हो जाती है। और राज्य की कार्यपालिका जो निलंबित हो जाती है, राज्य की कार्यपालिका निलंबित हो जाती है, सेशंस क्या है, मीनिंग क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मार्केट में बहुत सारे राइटर हैं जो ये लिखते हैं सस्पेंड, निलंबित। मैं देखता हूं इस वर्डिंग, इस शब्दावली को आप एग्जाम में नहीं समझ पाते हैं, तो इसी को समझाने के लिए मैं क्लियर एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था दिया गया है वो इसका मतलब क्या है। देखिए सस्पेंड होने से मतलब है, जैसे आप देखते होंगे कोई व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, लकवा मार दिया, तो जिस साइड पैरालिसिस उस व्यक्ति को लगा है, लेफ्ट या राइट, जिस किसी साइड में पैरालिसिस अटैक है उस साइड के ऑर्गन क्या होते हैं, उस साइड के ऑर्गन पावरलेस हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में पैरालिसिस अटैक है, लकवा का अटैक है, तो बाएं साइड के सारे ऑर्गन क्या होंगे, पावरलेस हो जाएंगे, सारे शक्तिहीन हो गए। और ऐसे परिस्थिति में जब पावरलेस, शक्तिहीन हो गए सारे उधर के ऑर्गन, बस ये सेम परिस्थिति होती है किसमें, एक्जीक्यूटिव इफेक्ट। तो जिस साइड पैरालिसिस अटैक हुआ, सपोज कर लिए लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के ऑर्गन यानी फिंगर के पास इतनी ताकत नहीं होंगे, मार्कर पकड़ लें, पेन पकड़ लें और लिख सके, कोई वजन उठा ले नहीं होगा। उसी प्रकार से स्टेट की एक्जीक्यूटिव पर प्रभाव होगा इस नेशनल इमरजेंसी का। स्टेट की एक्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका सस्पेंड हो जाती, राज्य की कार्यपालिका निलंबित हो जाती, और स्टेट एक्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका जब निलंबित हो जाएगी, सस्पेंड हो जाती है, तो ऐसे परिस्थिति में राज्य की सरकार पावरलेस हो गई, उनके पास कोई पावर नहीं, यानी स्टेट के अब सारे एक्जीक्यूटिव पावर यूज कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उस स्टेट में किस तरह से रूल, शासन, कंट्रोल करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इच्छा के आधार पर सब कुछ कंट्रोल होगा, सारा नियंत्रण, इच्छा, सब कुछ कंट्रोल करने का तरीका सब सेंटर।
एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन सब कुछ सेंटर के डायरेक्शन में होगा। स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड, निलंबित हो गई, यानी पावरलेस हो गई, उनके पास कोई पावर नहीं। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी के परिस्थिति में अब सारा कंट्रोल राज्यों पर केंद्र का होगा। यह है एक्सिक्यूटिव इफेक्ट, कार्यकारी प्रभाव। और इसी के बाद हम लोग बातें करेंगे सेकेंड इफेक्ट, यह होगा लेजिस्लेटिव इफेक्ट, यानी विधायी प्रभाव। लेजिस्लेटिव इफेक्ट, विधायी प्रभाव। देखिए लेजिस्लेचर पर, स्टेट लेजिस्लेचर पर इसका प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है। जब ये इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी लगने के हालात में स्टेट का लेजिस्लेचर भी सस्पेंड हो जाएगा। और सस्पेंड होने का अभी मैंने एग्जांपल दिया, पैरालिसिस, जैसे लकवा किसी को होता है तो स्टेट लेजिस्लेचर भी उस पर इफेक्ट पड़ा नेशनल इमरजेंसी का, तो फिर ऐसे परिस्थिति में क्या हुआ, राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो गए, निलंबित। आप जानते होंगे स्टेट लिस्ट के मैटर पर राय सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, राज्य की सरकार। बट जानते होंगे जब इमरजेंसी लगा तो स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो गए, राज्य की विधानमंडल निलंबित हो गए, सस्पेंड हो गए। और सस्पेंड होने का मतलब राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव बॉडी पावरलेस हो गए। तो स्टेट लिस्ट के मैटर, राय सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार राज्य को सरकार है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा कानून बनाती है, वो सस्पेंड हो चुकी है। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड है। ऐसे परिस्थिति में स्टेट गवर्नमेंट, इमरजेंसी के परिस्थिति में स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के मैटर, राय सूची के विषय हैं, बट कानून नहीं बना सकती उस विषय पर, पावरलेस हो गया। तो इतना पावर नहीं रहा कि राय सूची के विषय पर ये कानून बना सके, ये बिल्कुल पावरलेस हो गए, शक्तिहीन हो गए। अब देखिए जब नेशनल इमरजेंसी लगा होता है तो वैसे सिचुएशन में स्टेट लिस्ट के मैटर पर लॉ मेकिंग कौन करती है, स्टेट लिस्ट के मैटर पर लॉ मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो केंद्र सरकार राय सूची के विषय पर कानून बनाती है ऐसी परिस्थिति में, और स्टेट गवर्नमेंट अपने ही मैटर, अपने राय सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती। उनके राय सूची के विषय पर, यानी राय सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगी। स्टेट लिस्ट के मैटर पर कानून इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के परिस्थिति में कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लॉ मेकिंग के मामले में, विधि निर्माण के मामले में भी पावरलेस हो गया, क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडी, विधायिका, जिनको कानून बनाने का पावर है, वो सस्पेंड हो गया है, निलंबित हो गया। क्लियर, पैरालिसिस। तो इस प्रकार से थोड़ा सा उनको बोल दीजिएगा पानी लाने। और इस प्रकार से ये आपने इफेक्ट देखा, सेकेंड लेजिस्लेटिव इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट की बातें हम लोग करते हैं, और थर्ड इफेक्ट होगा, ये होगा फाइनेंशियल इफेक्ट। फाइनेंशियल इफेक्ट, वित्तीय प्रभाव। फाइनेंशियल इफेक्ट, वित्तीय प्रभाव, आइए देखा जाए ये क्या है। देखिए फाइनेंशियल इफेक्ट, वित्तीय प्रभाव की जो व्यवस्था दी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें आप जानते होंगे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक बॉडी है, और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो बॉडी है, ये बॉडी है अंडर आर्टिकल 280। अंडर आर्टिकल 280 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बॉडी है, इस बॉडी का नेम है फाइनेंस कमीशन। तो इसका नेम है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। तो इसका काम होता है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम आप इंडिया गवर्नमेंट को जो धन देते हैं टैक्सेशन के माध्यम में अनेक तरह से, उस धन का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा करने का जिम्मेदारी कौन संभालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंटर में एक बॉडी है फाइनेंस कमीशन, वो जिम्मेदारी संभालती है। तो ऐसे परिस्थिति में देखा जाए तो फाइनेंस कमीशन जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, इसको जिम्मेदारी होती है कि जो भी धन है, कितने किस राज्य को, कितने
हजार करोड़ किस राज्य को, और कितने सेंटर को, कितने किस राज्य को। सेंटर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी ये संभालती है। और इस प्रकार से जब नेशनल इमरजेंसी लग गया तो आपको मैंने बताया एग्जीक्यूटिव सारे पावर उनके नहीं रहे, स्टेट के सस्पेंड, और लेजिस्लेटिव पावर भी नहीं रहे, लॉ मेकिंग का पावर भी स्टेट का काउंट कर रहा है, सेंटर पावरलेस हो गए। तो सेंटर को पर्याप्त मौका मिल गया, सारी जिम्मेदारी उनका सेंटर संभाल रहा है, तो स्टेट को सेपरेट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं। यानी फाइनेंशियल मामलों में भी सेंटर मनमाना डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मनमाना वितरण करता है, जैसा उचित समझेगा। और इसलिए यह माना गया है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जरा पानी के लिए बोल दीजिए, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्टेड होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो आपसे कमीशन अगर क्वेश्चन करता है कि नेशनल इमरजेंसी के परिस्थिति में इनमें से किस पर इफेक्ट पड़ता है, तो यह भी इफेक्ट है फाइनेंशियल इफेक्ट, वित्तीय मामलों में भी प्रभाव पड़ता है। और इनके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इफेक्ट। तो नेक्स्ट इफेक्ट होगा इस प्रकार से, नेक्स्ट इफेक्ट होगा, और ये इफेक्ट होगा फोर्थ इफेक्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट अभी उसे सबसे जरूरी इफेक्ट यही है, सबसे जरूरी है इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों पर प्रभाव। मूल अधिकारों पर प्रभाव, फंडामेंटल राइट्स पर किस तरह से प्रभाव होते हैं, इनकी बातें करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स पर जो इफेक्ट होते हैं वो इस प्रकार से, जैसे जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो नेशनल इमरजेंसी लगने के परिस्थिति में अगर इमरजेंसी लगा, ये आर्टिकल 352 के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगा, और नेशनल इमरजेंसी जो लगा इस प्रकार से, इस पर प्रभाव ये लगा नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी हिंदी में कहेंगे बाह्य आक्रमण, ठीक है। तो ये लगा नेशनल इमरजेंसी बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, या लगा वार यानी युद्ध के आधार पर। तो इन दोनों में से किसी भी आधार पर जब इमरजेंसी लगता है, इन 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, इन दोनों में से किसी भी आधार पर इमरजेंसी लगता है तो इमरजेंसी लगने पर आर्टिकल 358 इफेक्ट में आएगा। तो इन दोनों में से किसी भी आधार पर इमरजेंसी लगेगा तो इमरजेंसी लगते ही अनुच्छेद 358 लागू होगा। अगर वार के बेसिस पर इमरजेंसी लगेगा तो, या एक्सटर्नल अग्रेशन के बेसिस पर लगेगा तो ये लगते ही इमरजेंसी 358 इंप्लीमेंट लागू होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर वार के बेसिस पर लगा इमरजेंसी तो, या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर लगा तो इमरजेंसी लगते ही 358 लागू होगा। आर्म रिबेलियन नहीं बोल रहा हूं, अगर आर्म रिबेलियन के बेसिस पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इमरजेंसी लगा है तो 358 प्रभावी नहीं। तो इन दोनों में से किसी आधार पर इमरजेंसी लगा तो इमरजेंसी लगते ही 358 इंप्लीमेंट होगा, और 358 का प्रभाव क्या होगा, इसके द्वारा आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। तो अनुच्छेद 19 सस्पेंड हो जाएगी, यानी हिंदी में आप कहेंगे निलंबित हो जाएगी। आर्टिकल 19 सस्पेंड हो गया। आर्टिकल 19 के सस्पेंड होने का मीनिंग क्या है, इसको समझिए। आर्टिकल 19 के सस्पेंड होने का मीनिंग है कि 19 के अंडर हमको आपको बहुत जरूरी फ्रीडम, मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते वक्त आपको मैं बता चुका हूं। तो इस पर अच्छा इमरान का कुछ विचार है, मैं देख लूं। इमरजेंसी में चोरी, मर्डर जैसे क्राइम पर सजा कौन लगा सकता है?
इमरान ये समझिए, मैंने जुडिशरी के लिए कुछ नहीं बोला कि जुडिशरी काम नहीं करेगी। जुडिशरी के लिए तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, सब कुछ काम करेगा, पुलिस प्रशासन सब कुछ काम करेगा। तो प्रशासन जो राज्य का काम करेगा सेंट्रल के कंट्रोल में सब कुछ काम करेगा, लेकिन कंट्रोल सेंटर का होगा। इमरान समझ गए होंगे। और जो भी केस वगैरह होगा जुडिशरी तो काम करेगी ही, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब समझ गए इमरान? अच्छा, योगी जी कर रहे हैं जय श्री राम। चलिए जय श्री राम। उसके बाद देखा जाए, सर नेशनल इमरजेंसी कैन बी इंप्लीमेंट फॉर एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री विद इन ईस्ट। समझ जाइए, ये जिनका भी कमेंट हो समझ लें। 44 अमेंडमेंट 1978 से पहले था कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ ऑल ओवर इंडिया में इमरजेंसी लगेगी, नेशनल इमरजेंसी। बट 44 अमेंडमेंट 1978 अधिनियम एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दिया कि इंडिया के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जरूरत समझ में आता है, व्यवस्था अव्यवस्था है, तो इमरजेंसी लगाई जा सकती। तो किसी राज्य के पर्टिकुलर एरिया या राज्य में या पूरे देश में, यानी ये किया जा सकता है। तो जैसी परिस्थिति होगी भारत के थोड़े से क्षेत्र में या पूरे भारत में, ये 44 अमेंडमेंट से व्यवस्था। क्लियर हो गया? 44 से पहले था कहीं भी कोई प्रॉब्लम है बट नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो ऑल ओवर इंडिया में, ये सुधार दिया गया है 44 अमेंडमेंट्स। ठीक है। स्टेट असेंबली डिजॉल्व हो जाता है क्या? नहीं, डिजॉल्व नहीं होगी, सस्पेंड होगी। दोनों में अंतर है। सस्पेंड से मतलब है पावरलेस होगा, यानी कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी। इतना पावरलेस हो जाएगा स्टेट असेंबली कि स्वयं अपना बजट राज्य की गवर्नमेंट अपने विधानसभा में नहीं ला सकती। स्टेट गवर्नमेंट का बजट कौन लाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इतना पावरलेस हो गई कि स्टेट गवर्नमेंट स्वयं अपना ही बजट अपने विधानसभा में नहीं ला सकती। समझ गए होंगे? तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सभी के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। आर्यन भी कुछ लिख रहे हैं, सर दिल्ली जैसा स्पेशल यूनियन टेरिटरीज में इमरजेंसी लग। आप ये ध्यान दीजिए, यूनियन टेरिटरीज है ये तो ऐसे ही सेंटर के कंट्रोल में है, काहे चिंता कर रहे हैं, टेंशन ही नहीं है। आइए देखा जाए नेक्स्ट। तो 19 पर मैं बात कर रहा था, 19 को समझिए। मैंने बताया कि 358 का प्रभाव जब पड़ेगा तो 358 अंडर कंट्रोल जो व्यवस्था दिया गया 358 का प्रभाव पड़ेगा तो 19 आर्टिकल सस्पेंड हो जाएगा, अनुच्छेद 19 निलंबित हो गया। आप समझ सकते हैं 19 में क्या व्यवस्था है। 19 में आप भारतीय नागरिकों को फ्रीडम है एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति करने का। ठीक है। उसके बाद समझिए क्या फ्रीडम है। उसके बाद फ्रीडम ऑल ओवर इंडिया में भ्रमण करने का। इतना ही नहीं, असेंबल करने का फ्रीडम है। और इतना ही नहीं, रिसाइड सेटल का, व्यापार बिजनेस कारोबार का, ये सारे फ्रीडम निलंबित हो गए। इसका प्रभाव है इमरजेंसी का। और हरिहर नाथ का थोड़ा विचार देख लें। ये लिख रहा है कि सर 44 या 42nd अमेंडमेंट। हरिहर जी एक बात बता दूं, बहुत क्लियर दिमाग में हमारी बात रख लीजिएगा। मैं कंफ्यूज नहीं रहता हूं, आप कंफ्यूज होंगे, आपका राइटर कंफ्यूज होगा और आपके साथी कंफ्यूज होंगे। आपने लिखा है कि सर 44 या 42, तो मैं बहुत क्लियर रहता हूं। 44 बोर्ड पर लिखा हूं और बोल भी रहा हूं। आप अपने कंफ्यूजन को हमारे स्टूडेंट को मत बांटिए, न यहां प्रसाद जैसे छिड़किए, बिल्कुल नहीं। चरणामृत नहीं, अपना ज्ञान, अपनी कंफ्यूजन अपने पास। मैं बार बार बोल रहा हूं 44 और लिखा भी था 44। 42nd अमेंडमेंट इंदिरा जी ने किया और जो बहुत सारी कमियां थी 44 से सुधारा गया। और 44 1978 में हुआ। इंदिरा जी की सरकार नहीं थी, मोरारजी देसाई। तो हरिहर अपने कंफ्यूजन को अपने दिमाग में रखिए, बिल्कुल यहां टेंशन मत लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं क्लियर। और दयानंद जी का विचार है 358 आर्टिकल है क्या सर? तो 358 आर्टिकल मैं बता चुका हूं, एक ऐसा आर्टिकल है जिसके द्वारा आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। यही पहचान है 358 का। हो गया। तो इस प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि 19 आर्टिकल में जितने भी फ्रीडम, प्लीज जो मैं बोलता हूं लिखता हूं 100% सत्य है। एक कंफ्यूज लोग अपने कंफ्यूजन को वहीं दूर कर लें जो बोर्ड पर लिखा गया, जो बोल रहे हैं सही है। किताब में गलत मिलेगा, मेरे द्वारा गलत नहीं मिलेगा। इसलिए हरिहर जी जैसे लोग अपने कंफ्यूजन को घर रख के हमें जो क्लास में वीडियो में जो देख रहे हैं एकदम उसको बस कैच कर लीजिए, आपकी भलाई हो जाएगी। सारे क्वेश्चन सही करेंगे, कंफ्यूजन यहां नहीं। तो आइए 19 में जितने फ्रीडम है वो फ्रीडम आप भारत के नागरिकों को अब नहीं मिलेंगे, वो सस्पेंड हो गए, निलंबित हो गए। ठीक है।
और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे। नेक्स्ट बातें ये करेंगे कि 44 अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजिंग हुआ और 44 अमेंडमेंट से पहले हमारे देश में व्यवस्था क्या थी, उनकी बातें करेंगे। आइए, लेकिन एक बात यहां पर और मैं कर लूं कि 358 आर्टिकल के द्वारा इन दोनों के आधार पर इमरजेंसी लगा तो 358 लगेगा और 19 सस्पेंड। आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, क्या अदर आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते, सिर्फ 19 ही सस्पेंड होगा? इनके बारे में हम लोग बातें कर लें। आइए, अब इनकी बातें मैं बता दूंगा आप लोगों को। आइए देखा जाए इनके बारे में। देखिए, अदर आर्टिकल सस्पेंड करने की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 359। 359 में व्यवस्था क्या है? इंडिया गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी के परिस्थिति में किसी भी ग्राउंड पर इमरजेंसी लगाओ, इंडिया गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी के परिस्थिति में रिकमेंड करेगी। तो अंडर दिस आर्टिकल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? ये रिकमेंड करेगी, केंद्र की सरकार रिकमेंड करेगी यानी अनुशंसा सिफारिश करेगी। और ये किसको रिकमेंड करेगी? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अनाउंस करेंगे। तो गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स, जिन जिन फंडामेंटल राइट्स को रिकमेंड किया, 44 से पहले वो सारे सस्पेंड हो जाते थे। टोटल इंदिरा जी ने यही किया, सारे फंडामेंटल राइट्स हम इंडियन सिटीजन को सस्पेंड कर दिया। इमरजेंसी के हालात में हम इंडियन सिटीजन इंडिया में ही गुलाम जैसे रहते थे, एकदम गुलाम, बिफोर फ्रीडम, अंग्रेजों के शासन जैसे हालात हो गए थे। लेकिन 44 अमेंडमेंट से क्या व्यवस्था किया गया कि प्रेसिडेंट जब ये अनाउंस करेगा तो अपने अनाउंसमेंट में सिर्फ 2 ही फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, और वो कौन कौन? सिर्फ और सिर्फ 2। ये आर्टिकल, ये 2 को सस्पेंड नहीं कर सकता सिर्फ, तो ये 2 को नहीं सस्पेंड कर सकता है ये आर्टिकल। आप बिल्कुल इसको ऐसे लिखिए, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंडेड नहीं होंगे, ये हमेशा जीवित रहेंगे। इसका लाभ फायदा हम लोगों को मिलेगा। बाकी फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है। बिफोर 44 अमेंडमेंट सारे सस्पेंड होते थे, 2021 भी। तो इस प्रकार से कहा जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में जो व्यवस्था है, यानी 44 अमेंडमेंट के बाद 1978 से ही कहा जाएगा कि नेशनल इमरजेंसी की परिस्थिति में भी आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कैन नॉट बी Article 20 and 21 cannot be suspended in national emergency. In national emergency condition. राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। समझिए, सीपीओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो नेशनल इमरजेंसी की परिस्थिति में निलंबित नहीं हो सकते? इन्हीं में से ऑप्शन दिया था, आर्टिकल 20 ऑप्शन था, हो गया। कौन से सस्पेंड हो सकते हैं? ए देगा 20, बी 21, सी कोई देगा, डी नॉन ऑफ दीज। आप समझ गए। आर्यम पूछ रहे हैं कि सर 356 स्टेट इमरजेंसी में आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आर्यम। कोई भी फंडामेंटल राइट 356 इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, उसमें सस्पेंशन नहीं होता है। क्लियर? तो क्या योगी बोल रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं चल रहा है? थोड़ा सा देखिएगा इनका। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था किया गया है। अब हम बताना चाहेंगे कि 44 से पहले क्या था और 44 के बाद क्या चेंजिंग हुआ, इनकी बातें मैं करूं। क्या
अच्छा, तो योगी जी अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अच्छा चलने लगेगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट का चल रहा है, आपका कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होगा। आइए हम लोग देखते हैं 44 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 से क्या चेंजिंग हुआ, इसके पहले क्या था। देखिए, पहले तो देखा जाए इंटरनल डिस्टर्बेंस इमरजेंसी का ग्राउंड था, और इसके द्वारा कौन सा ग्राउंड आ गया, आर्म्ड रिबेलियन। तो इसके द्वारा आर्म्ड रिबेलियन चेंजिंग हो गया, और पहले क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक बड़ा चेंजिंग। नेक्स्ट चेंजिंग आपको मिलेगा कि पहले अकेला प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने भी अकेले रिकमेंड कर दिया था और नेशनल इमरजेंसी अनाउंस हो गया। बाद में इंदिरा जी ने बताया कि मैंने तो नेशनल इमरजेंसी के लिए रिकमेंड कर दिया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, 44 से गवर्नमेंट व्यवस्था कर दिया कि अकेला अनाउंस करने का काम पीएम नहीं करेंगे। कौन करेगा, पीएम एंड कैबिनेट। तो ये व्यवस्था कर दिया कि पीएम एंड कैबिनेट अनाउंस रिकमेंड करने का काम करेंगे, अकेला पीएम नहीं। बिफोर क्या था, अकेला पीएम। इस अमेंडमेंट से एक और चेंजिंग, पहले था कि नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करना है, राष्ट्रीय आपातकाल अनाउंस करना है, तो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करने के परिस्थिति में यह व्यवस्था था कि सिंपल मेजॉरिटी अनाउंस कर दिया प्रेसिडेंट ने तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। लेकिन इस अमेंडमेंट से व्यवस्था किया गया सिंपल मेजॉरिटी नहीं, इसको पास करने के लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। ये सिंपल मेजॉरिटी को हटा दिया गया। इसका मतलब हुआ कि इस संशोधन से पहले इमरजेंसी लाना, अत्याचार करना आसान था, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी था, बहुत छोटा बहुमत आसानी से मिल जाएगा। 44 से किया गया व्यवस्था कि लोगों पर अत्याचार करना यानी इमरजेंसी लाना सिंपल नहीं, टफ कर दिया गया, इतने आसानी से ना आ सके, इतनी बड़ी बहुमत मिलेगी तभी, अदरवाइज नहीं। और इसके पहले क्या था, इमरजेंसी को समाप्त करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, यानी समाप्त करना बहुत मुश्किल था। बट इसके द्वारा 44 अमेंडमेंट से इमरजेंसी को समाप्त करना सिंपल मेजॉरिटी से कर दिया गया, समाप्त करना आसान हो गया। एक बात मैं और बता दूं, पहले था कि एक बार नेशनल इमरजेंसी अनाउंस हो गया तो इनडिफिनिट हो गया ये, लेकिन इसके द्वारा व्यवस्था किया गया एक बार में इनडिफिनिट नहीं, 6-6 महीना करके नेशनल इमरजेंसी बढ़ेंगे, सेगमेंट में बढ़ेंगे थोड़े थोड़े। इसके पीछे मेंटलिटी ये थी कि संभव है 6 महीने में स्थिति सुधर गई तो अस्थायी रूप से ऑलवेज के लिए क्यों होगा, इसलिए 6-6 महीना। इस प्रकार से ये व्यवस्था बहुत मेजर चेंजिंग किया। इसी के बाद देखा जाए तो इसके पहले यह भी व्यवस्था था कि इमरजेंसी के हालात में, राष्ट्रीय आपातकाल के स्थिति में कोई भी लॉ मेकिंग करके गवर्नमेंट अत्याचार करती है तो हम आप कोर्ट में उसके लिए नहीं जा सकते। बट बाय दिस अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट 1978 में जो हुआ, इसके द्वारा गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दिया कि आज कोई भी लॉ मेकिंग इमरजेंसी में गवर्नमेंट करती है 78 के बाद, तो हम आप कोई भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, यानी आपको न्यायिक शक्ति इसमें बढ़ा दिया गया। किसी भी मामले में संभव है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इमरजेंसी में क्या हो, असद्भावपूर्ण, गलत हो, तो भारत के सभी नागरिक को अधिकार है कि वो ऐसा कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यानी 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा व्यवस्था को डेमोक्रेटिक बनाया गया, लोकतांत्रिक बनाया गया। और इसके पहले जो इंदिरा जी कांग्रेस की व्यवस्था थी वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थी, हम आप पब्लिक अगेंस्ट अत्याचार करने के फुल चांसेस थे, लेकिन ये अत्याचार दूर करने के लिए व्यवस्था हो गया 44, एकदम लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक बना दिया गया। ये इमरजेंसी की व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया गया। अब समझ गए होंगे। तो इस तरह से देखा जाए कि नेशनल इमरजेंसी में एक बहुत बड़ा चेंजिंग अमेंडमेंट करके आया। और इसी के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी के बाद देखा जाए तो चेंजिंग भी आपने देख लिया, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इमरजेंसी, और नेक्स्ट इमरजेंसी होगा सेकेंड, और ये होगा प्रेसिडेंट रूल।
सेकेंड इमरजेंसी है प्रेसिडेंट रूल, यानी दूसरी इमरजेंसी है ये है राष्ट्रपति शासन। तो सेकेंड इमरजेंसी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने अभी बताया कि नेशनल इमरजेंसी लगा होगा, अगर इमरजेंसी लगा होगा और गवर्नमेंट चाहती है आपके हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना, 359 के अंडर कर सकती है, आर्टिकल 359, बट सभी फंडामेंटल राइट्स नहीं। कोई भी करे आर्टिकल 20 एंड 21 अनुच्छेद 20 और 21 को गवर्नमेंट निलंबित नहीं कर सकती। ये ऑलवेज लिविंग स्टेज में रहेंगे, हमेशा हम आप प्रयोग करेंगे, अधिकार मिलेंगे। और 44 से पहले सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते थे, बट 44 1978 के द्वारा दो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 एंड 21 सेव सुरक्षित कर लिए गए। आज के डेट में ये आपको सुविधा है, निलंबित नहीं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास, आज का क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं, टाइम हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। तो आज यहीं तक। मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग मुझे लगता है अच्छे ढंग से समझे हैं। कोई भी दिक्कत, कोई क्वेश्चन होगा आज की क्लास से, कोई क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास प्रेसिडेंट रूल का, तो आज के जो भी दिक्कत हो अगले क्लास में आप क्वेश्चन कर लेंगे। आज क्लास यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।